हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो सेशन है ये रिलेटेड है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम से। लेकिन आपको मालूम है कि इसका अगर हम पर्टिकुलर इस एग्जाम की बात करें तो बहुत पहले इसका एग्जाम हुआ था, काफी लंबे समय से इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर हम पीवाईक्यू पढ़ने जाते हैं, पीवाईक्यू देखने जाते हैं, तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यूपीपीएससी जो एक कमीशन है, इस कमीशन के द्वारा जो रीसेंट ईयर में एग्जाम करवाए गए हैं वहां पर जनरल स्टडीज के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। तो ऑलरेडी मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। कहाँ पे मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पे आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर जनरल स्टडीज। ठीक है, उसके भीतर जितने भी अभी तक लेक्चर हुए बच्चे, चाहे वो आपके पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, बहुत सारे बच्चे अभी जो है कमेंट कर रहे हैं कि पीवाईक्यू करवा दीजिए मैम। पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू है वहां पे आपके यूपीपीएससी के जो लेटेस्ट 2024-2025 के जो एग्जाम्स है वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन आज के सेशन में हम पॉलिटी के क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों के क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ कि क्या यूपी आएगा, यूपी से रिलेटेड जीके हमें कितना पढ़ना है। तो यूपी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको यूट्यूब पे ही करवाया था, वो वाले सेशन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अच्छा, कोशिश करना कि इस सेशन को जो है क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं बताऊंगी मैं आपको। अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो उस टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉलिटी, क्योंकि कोर सब्जेक्ट ही आपके पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस भी देखोगे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, तो आपका हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी और आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी नहीं है, है ना। तो तीन ही सब्जेक्ट है, तो इन्हीं तीनों ही सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, हमें क्वेश्चंस को पकड़ना होगा। ठीक है, तो कमीशन की जो अभी अप्रोच रही है, जो अभी पिछले दो सालों में एग्जाम्स हुए हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स तो होते ही रहते हैं, तो वहां पे जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक ट्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आप इनको कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। अब पहले तो ये याद रखना बच्चे कि हमारे लिए अगर कभी कोई नया स्टेट बनाया जा रहा है, ठीक है, अब नया स्टेट बनाने की प्रोसेस अलग अलग होती है। हम जो है किसी बाहर के टेरिटरी को अपना इंडियन स्टेट बना सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट है उसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना में बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है, हमारे संविधान का पार्ट 1 भाग 1 जो है ना, आपका भाग 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो इन्होंने पूछा भी है, और ये जो है अभी भी चर्चाओं में है। तो ये क्यों चर्चाओं में है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आपको सारे के सारे आर्टिकल्स याद रखना है। देखो, आपको क्या क्या याद रखना है बच्चे। आर्टिकल 1 ये आपका क्या है, ये है भाग 1। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में टोटल 25 पार्ट्स है। टोटल कितने भाग है? 25 पार्ट है। और इन 25 में से जो पहला भाग है उसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर के 4 तक के। ठीक है, और इस चैप्टर को, इस भाग को क्या कहा जाता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये इसका नाम है इस चैप्टर का। इसके अंदर है 4 आर्टिकल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में आपको क्या आता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया जो है आपका क्या है? एक यूनियन है। किस चीज का? स्टेट का। उसके बाद में आपका सेकंड है कि नए राज्यों को भारत में शामिल करना जो पहले से हिस्सा नहीं है। जैसे कि आपका एग्जांपल है 1975 में हमने सिक्किम को इंडियन स्टेट के रूप में दर्जा दिया था, जो भारत का हिस्सा नहीं है, बाहर की टेरिटरी है, लेकिन उसने हमने उसे इंडियन स्टेट बना दिया। तो वो वाले स्टेट बच्चे आपके आर्टिकल 2 में आते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 है कि मौजूदा राज्यों का नाम या फिर उसके सीमा या फिर उसके क्षेत्र में बदलाव करना। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि केरल की सरकार ने एक प्रपोजल दिया यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि हमारी संसद को, कि हमें अपना नाम बदलना है, और इसका नाम बदल करके क्या कर लिया गया? केरलम कर लिया गया। तो ये संशोधन कहां पे हुआ होगा? ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 3 में हुआ होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि चर्चाओं में है, इसलिए याद रखना। उसके बाद आपका है आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। इसमें आपका क्या है बच्चे कि सभी बदलाव साधारण बहुमत से हो सकते हैं, चाहे हम ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं। जब भी बच्चे चेंजेस किए जाते हैं तो वो जो है आपका साधारण बहुमत से हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है इस तरीके के चेंजेस
कहेंगे उसको करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, तो उसमें आपका आ जाता है बच्चे सेकंड। ठीक है, आर्टिकल 2 आपको याद रखना है। ठीक है, नए राज्यों को बनाना। अगला है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है। देखो, अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि टेक्निकल डोमेन में है, तो वहां पे पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बच्चे। ठीक है, आप पीएसयू दे रहे हो, आप आरआरबी जेई दे रहे हो, आप एसएससी जेई दे रहे हो, है ना, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक फंडामेंटल राइट जो एवरग्रीन टॉपिक है, आप एक बार पढ़िए और सारे एग्जाम में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो वहीं से आपका है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी कहां पे आता है, आर्टिकल 21 में आता है। अब ये जो हमारा दूसरा, अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही आपका 19, 20, 21, 22 ये 4 आर्टिकल्स आते हैं। जो आपका 14 है बच्चे, ये 14 आता है आपका सबसे पहले समानता का अधिकार में, और इसमें आपका क्या है, रूल ऑफ लॉ है। ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है कि हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, कानून है, कानून के बाद ही जो कोई व्यक्ति आता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका 14। 25 में जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है यहाँ पे आपका, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम दूसरा वाला रिवाइज कर लेते हैं जो फंडामेंटल सेकंड है, यानी कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 19 में क्या है ना, ये जो है सामूहिक लिबर्टी की बात करता है ना। जैसे कि हमारे देश में जो रह रहे लोग हैं उनको जो है आपका ये 6 बेसिक्स पे जो है आपकी क्या है, फ्रीडम है। जैसे कि बोलने का अधिकार है, असेंबली इकट्ठा होने का अधिकार है, ठीक है, एसोसिएशन संघ बनाने का अधिकार है, मूवमेंट हमारे देश में कहीं से कहीं जाने का अधिकार है, रेजिडेंस कहीं पे भी रहने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ है तो आपको उत्तराखंड में रहना, आप यूपी जा सकते हैं, आप बिहार जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। प्रोफेशन कोई भी काम करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी रहती है। उसके बाद में आपका 20 आता है। 20 बेसिकली बच्चे आपका क्या है ना, एक अपराध के 2 बार सजा नहीं होगी। बेसिकली ये उन व्यक्तियों के लिए है जो कि क्रिमिनल सिद्ध हो चुके हैं। मतलब कि हमें मालूम है कि ये व्यक्ति जो है इसने कोई ना कोई क्राइम किया है, तो क्राइम करने के बाद भी जो एक क्रिमिनल है उसको भी भारतीय संविधान क्या करता है, कुछ फंडामेंटल राइट से देता है। ठीक है, तो इसमें आता है आपका 20। उसके बाद में 21 है। 21 बच्चे आपका ये क्या काम करता है ना, ये देता है पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीने का अधिकार, वो भी डिग्निटी के साथ में, जीने का अधिकार वो भी डिग्निटी के साथ में। आप कहेंगे कि अधिकार तो 19 में भी दिए थे, अब 21 में भी दे दिए, तो दोनों में क्या अंतर है। जो 19 है वो देता है आपका सामूहिक लिबर्टी। ठीक है, वो सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जो आपका 21 है वो बहुत ही ज्यादा जो प्राइवेट चीजें होती है ना, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे किससे शादी करनी है, मुझे कौन सा रिलीजन अपनाना है, इस तरीके की जो फ्रीडम्स होती हैं वो इसके अंदर आता है ना। तो इसको कहते हैं बच्चे आपका राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी या फिर राइट टू लाइफ। उसके बाद में आपका 21 का ए है, ये हमने बाद में जोड़ा है। तो ये है बच्चों के अधिकार। जो 6 से लेकर के 14 तक के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये राइट है कि उन्हें स्कूल जाना है। अगर कोई व्यक्ति मना करता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे स्कूल, तो उसको जो है आपका फिर इसकी आपको पता है ना कि फंडामेंटल राइट अगर कहीं पे भी शोषित हो रहा है, कहीं पे भी उसका हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके 6 से 14 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। उसके बाद में आपका 22 है। 22 है जिस व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है आपका आर्टिकल 22। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले तो गिरफ्तारी के लिए जो है रीजन होना चाहिए, पुलिस के पास में ना वारंट होना चाहिए। उसके बाद जो है उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के भीतर जो है आपका मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है उसको अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वकील करने का भी राइट होता है ना। तो इस तरीके से जो है जिस व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको जो है आपका 22 में उसके राइट देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 है बच्चे जिनको कि हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। उसके बाद है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये अभी 106 वाला 2023 में, अभी मैंने आपको कहा ना रिसेंट वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो
106 वाला जो आपका संवैधानिक संशोधन है, ये वुमेन्स को, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। ठीक है, अब कहां पे आरक्षण देने की बात कर रहा है? लोकसभा में प्लस राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है, लोकसभा यानी कि हमारी संसद का जो लोअर हाउस है, ठीक है, लोकसभा, और राज्य की विधानसभा है, जो भी स्टेट है सब जगह जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, तो वहीं पे जो है आपका क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा बच्चे? 33% का। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखो, 2023 का है ये 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की 33% यानी कि 1/3 आरक्षण दिया गया। ठीक है, अब ये जो आपका नियम है लोकसभा में, सभी राज्यों की विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में जो है आपका लागू होगा। इसको भी याद रखना बच्चे, दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसके पास में विधानसभा है, तो वहां पर भी जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसलिए भी चर्चाओं में क्योंकि अभी 2026 में ही बच्चे सरकार इसको इंप्लीमेंट करवाना चाह रही थी, है ना। जबकि जब ये आपका कानून बन गया था, तो कानून जब बना था तो ये शर्त रखी गई थी कि जब तक अगला डिलिमिटेशन नहीं हो जाता, है ना। अब आपको पता है कि 2027 में क्या होगी? नई सेंसस होगी, जनगणना होगी। जनगणना के बाद में हमें पता लगेगा कि हमारे जो लोग हैं, है ना, उसमें जो है कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी जो है आपकी बढ़ाई जाएंगी 2027 के बाद, है ना। तो इसमें यही कहा गया कि अभी हम इसे लागू नहीं करेंगे, जब सीटें बढ़ाई जाएंगी लोकसभा की तब जो है इसको लागू किया जाएगा। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, अभी सिर्फ जो है दे दिया गया है 33%। उसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि सरकार ने इसे दे तो दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले हम इसे 15 साल तक जो है इंप्लीमेंट करके देखेंगे, है ना। तो 15 साल बाद जो है फिर देखा जाएगा कि इसको जो है रिन्यू करना है, इसको जो है आपको कंटिन्यू करना है या फिर उसको खत्म करना है। ठीक है, तो अभी इनिशियली इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका ओनली 15 ईयर्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब इंप्लीमेंट होगा? सरकार ने कहा था कि 2027 की जो जनगणना है उसके बाद में जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तब जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बच्चे आपका संविधान की 11वीं अनुसूची, पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं? वीआईपी क्वेश्चन है ये, वीआईपी टॉपिक है एग्जैक्टली, है ना। ये जो है आपका वीआईपी टॉपिक है बच्चे। पंचायती राज व्यवस्था किसी भी कमीशन, स्टेट कमीशन में खास करके आप उत्तराखंड देख लें, यूपी में देख लें ना, तो ये जो आपका यूपीपीएससी है, यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, ये जो टॉपिक है ना बच्चे, ये वो छोड़ते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे स्टेट कमीशन में जब भी आपका जीके पूछा जा रहा है, कहीं पे भी जीके पूछा जा रहा है, तो इसको नहीं छोड़ते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, यह है आपका पंचायती राज व्यवस्था। अब देखो बच्चे, सारे के सारे में आपको जो है आपको पता है ना कि 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूची है। पहले में जो है सारे राज्यों के, सारे यूनियन टेरिटरी के नाम आते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा है जिसमें कि न्यायाधीश है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, इनके वेतन की बात की जाती है। उसके बाद जो है आपकी तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में जो है आपका मंत्री, न्यायाधीश, जो भी आपके ऑफिशियल पर्सनैलिटीज है, इनके द्वारा जब अपना पद ग्रहण किया जाता है तो ये क्या करते हैं? अपने पद की शपथ लेते हैं, गरिमा की शपथ लेते हैं। वो शपथ जो है बच्चे इसमें आ जाती है। उसके बाद में आपकी चौथी है, चौथी जो है आपका राज्यसभा में कितने राज्य से कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा में की सीटों का जो आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा, ये आता है आपका चौथी अनुसूची में। उसके बाद में आपकी 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में आपका क्या आता है बच्चे कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो आपका क्षेत्र है, उनका प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर कैसे जो है आपका कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन को जो है आपका नियंत्रित किया जाएगा, ये आता है आपका 5वीं में। अब आता है आपका 6th शेड्यूल, जो कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आप लोगों को मालूम भी है बच्चे कि 6th शेड्यूल में होने के लिए एक स्टेट बहुत लंबे समय से, एक यूनियन टेरिटरी जो है आपका बहुत लंबे समय से मांग कर रहा है, वो है आपका लद्दाख, है ना। तो लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल में एंटर करवाने के लिए सोनम वांगचुक, आप लोगों को मालूम है ना, इनके जो है बहुत लंबा इन्होंने प्रदर्शन करा, और अभी जो है दोबारा से जंतर मंतर में जो है आपका जो कोकरोच जनता पार्टी है ना, उसके जो है एक तरीके से उसको लीड भी कर रहे हैं, और साथ में जो है लद्दाख के लिए वो 6वीं अनुसूची की जो है मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार उनकी मांग है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो पिछले 3-4 सालों में जो है आपका लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये जो है आपके 4 स्टेट है।
इन 4 स्टेट के कुछ क्षेत्र हैं, पूरे राज्य पे नहीं, कुछ क्षेत्र जहां पर की अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, जहां पे ट्राइब्स ज्यादा है, तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना वहां पे अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उसका जो प्रशासन है, जो वहां पे प्रणाली चलती है, वो आती है आपकी 6वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, और 4 स्टेट है बच्चे, इसमें आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी स्टेट बचते हैं वो सारी के सारी ऊपर आते हैं, 5th वाले में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे आपका 7वीं में जो है आपका पावर का सेपरेशन किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट कौन से टॉपिक पे कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टॉपिक पे कानून बनाएगी, इनको जो है आपका सेग्रीगेट किया गया है, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये आपका 7वीं अनुसूची में। उसके बाद में 8वां आता है, इसमें जो है 22 भाषाएं हैं जिनको कि ऑफिशियल कर दिया गया है, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। फिर आपकी 9वीं है, 9वीं में आता है कि कोई भी नेता पार्टी में ज्वाइन जब होता है, उसके बाद जो वो चुनाव जीतता है और वो जो है आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बन गया, MP बन गया, उसके बाद में अपने दल को नहीं छोड़ सकता है। अगर उसे दल को छोड़ना है तो एक ग्रुप है जो कि दल को छोड़ सकता है ना, अकेले वो दल को नहीं छोड़ सकता, इसे कहते हैं दल बदल। सॉरी मैंने आपको 10वां एक्सप्लेन कर दिया, यानी ये आपका 10वें में है। 9वें में बेसिकली बच्चे आपका क्या है कि ये पहला हमारे संविधान में आजादी के बाद 1947 के बाद पहला संवैधानिक संशोधन किया गया था, और इसमें क्या है ना कि कोई पर्टिकुलर एक जगह एक कानून नहीं है, इसमें जो है आपका भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है, तो ये आता है आपका 9वीं अनुसूची में। फिर 10वीं में आपका वही आ जाता जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। कोई भी नेता ऐसे ही नहीं जा सकता। ठीक है, अगर उसे जाना है तो उसको बचे आपका लगभग 2/3 लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। फिर आपका 11वीं और 12वीं, जैसे मैंने अभी आपको कह रही थी कि अगर आप किसी स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके अंडर जो है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं सूची में जो है आपका पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की पावर्स क्या है, उनके जिम्मेदारी क्या है, उनके काम क्या है, इनको बताया गया है, जिसमें टोटल जो है आपके 29 सब्जेक्ट है। उसके बाद में आपका 12वीं अनुसूची है, इसमें जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, और इसमें टोटल जो है आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब कि 18 विषय है। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पंचायतों में कितनी जो आपकी 11वीं अनुसूची है, यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो टोटल कितने हैं, 29 मैटर्स या फिर 29 सब्जेक्ट्स हैं। और ये बचे आपको नगर पालिकाओं में, ये आपका 18 मैटर्स या फिर आपका 18 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है बच्चे, एक मनी बिल यानी कि धन विधेयक सिर्फ कहां पर पेश किया जा सकता है। तो देखो बिल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनमें से एक जो है आपका मनी बिल है। तो मनी बिल के बारे में थोड़ा सा याद रखो कि मनी बिल के बारे में ज्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास। ये जो है आपका राज्यसभा में ही बच्चे आपका पास होता है ना। ये जो है इसका सही है, मैं बोल कुछ रही हूँ और आपको बता कुछ रही हूँ। देखो राज्यसभा नहीं, ये आपका है लोकसभा। देखो लोकसभा में जो है बच्चे आपका ये पास होता है, और लोकसभा में ही जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, वहीं पे इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब आप कहेंगे जैसे बाकी कानून बनते हैं, क्या ये जो मनी बिल है ये राज्यसभा के पास में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ये जाता है राज्यसभा के पास, लेकिन राज्यसभा ना इसको खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर आफ्टर डिस्कशन करने के बाद में उसको वापस लौटाना होता है, इसको पास करना ही करना पड़ता है। तो एक तरीके से लोकसभा के पास में मनी बिल के मामले में क्या है, सुप्रीमेसी है ना, वो पूछती नहीं है राज्यसभा से। इसीलिए पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो होता भी आपका लोकसभा में है, और ये डिसाइड कौन करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा के ही अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, है ना, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अभी आपके ओम बिरला साहब हैं, उन्हीं के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि ये मनी बिल है या फिर नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप ऑफ बिल्स क्या क्या है। ठीक है, पहली बात तो बच्चे याद रखो कि जब भी कोई हमारी संसद जब भी कोई कानून बनाती है ना, तो वो एक्ट बनता है, हम उसे कहते हैं एक्ट। कानून का मतलब है एक्ट, यानी कि अधिनियम। ये एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, यानी कि पहले वो आपका क्या होता है, विधेयक होता है। तो पहले वो बिल होता है, फिर बिल के बाद में जो है वो एक्ट बनता है। इस तरीके से कानून बनता है। तो हमारे संविधान में अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो टोटल बच्चे आपको ये जो है आपके प्रकार के विधेयक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है आपका ऑर्डिनरी बिल आता है ना, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 160। यहाँ पे जो है आपका बेसिकली क्या होता है ना, जो सामान्य विषय है ना, इसमें जो है आपका जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट है उनको छोड़ करके जो बाकी सारे के सारे मैटर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और सामान्य जनहित के मामलों से जुड़े हुए कानून आपके होते हैं।
उसके बाद आपका है धन विधेयक, मनी बिल जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 110 में आता है। तो इसमें बेसिकली आपका बच्चे क्या है, टैक्स लगाना, सरकारी खर्चा, सरकार के द्वारा उधार लेना, है ना, ये सारे के सारे जो वित्तीय मामले हैं ये इसमें आ जाते हैं। तो धन विधेयक होता है आपका आर्टिकल 110 में, और ये आपका ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब इसके लिए जो सुप्रीमेसी है वो है आपका लोकसभा के पास, ठीक है। उसके बाद में आपका बच्चे फाइनेंशियल बिल आता है, ये आपका आर्टिकल 117 में आता है। इस धन विधेयक के विषयों का के साथ साथ सामान्य कानून के प्रावधान भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब मतलब इसमें क्या है कि सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई ना कोई प्रोविजन ऐसा है जो कि आपका जनरल है, जो ऑर्डिनरी बिल में होते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डिनरी बिल और प्लस आपका मनी बिल, ये दोनों मिला करके जो है आपके वित्तीय विधेयक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 में आता है कि संविधान को अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, कोई नई चीज है जिसे ऐड करना है, कोई पुरानी चीज है जिसे रिमूव करना है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग चीज ऐसी है जिसको कि बदलना है, तो ये तीनों ही प्रकार के काम किए जा सकते हैं, इसी को संशोधन कहा जाता है। और संशोधन के लिए बच्चे हमें लाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 368। ये आर्टिकल सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ये है आपके टाइप्स ऑफ बिल। अगला आता है कि संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसने जब ये आया था, 42वां संवैधानिक संशोधन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको आता है, ठीक है। तो जब ये आया था ना बच्चे, इसने खूब सारे प्रोविजन चेंज करे थे, खूब सारे प्रोविजन ऐड करे थे, है ना, कुछ चीजें जो है इसने हटा दी थी, इसीलिए बहुत सारे बदलावों के साथ में आया था, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव थे, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका 44वां है, ये आता है आपका 1978 में। इसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, आज की डेट में ये कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 300 में आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका 42वां है, 1976 में आया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने जो है प्रस्तावना को भी चेंज करा था, प्रस्तावना को एक ही बार चेंज किया गया है, और वो यही है 1976। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द ये पहले नहीं थे प्रियम्बल में, बाद में जो है इनको जोड़ा गया, ठीक है, 1976 में। उसके बाद में आपका 73rd अमेंडमेंट आता है बच्चे, 1992 का है, और ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि भारत में पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई कानूनी दर्जा नहीं दिया गया था, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन होता है 1992 में, ठीक है। इंप्लीमेंट होता है 1993 में, 1993 में, ठीक है। उसके बाद आपका 101वां है बच्चे, ये आपका 2016 में हुआ, और इसने आपका क्या किया, जीएसटी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, इसको लागू कर दिया। 2016 का है आपका ये विधेयक, है ना, ये कानून, ये एक्ट जो है 2016 का है। और 2017 1 जुलाई 2017 से इसने पूरे देश भर में जो है इसको इंप्लीमेंट कर दिया जीएसटी को, ठीक है। तो इस तरीके से चारों के चारों संशोधन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है, कितना होता है। अगर आप कोई सेशन देखें, जैसे अभी बच्चे मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, पता है ना आपको, मानसून सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, फिर से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उनके लिए काम आने वाला है, रोज जाएंगे, जैसे हम क्लासेस में जाते थे ना बचपन में, वैसे ही तो वैसे जो है उनका सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली अगर हम सेशन देखें पार्लियामेंट के, संसद के सत्र देखें, तो ये 3 होते हैं। देखो भाई, पहले तो आप याद रखना बच्चे, जो सबसे पहला सत्र होता है बजट सेशन, जिसे हम कहते हैं फरवरी और मई, है ना, इन महीनों में आपका होता है। इसमें जो है आपका ये पूरे साल का सबसे लंबा सत्र है, सबसे पहला भी है और सबसे लंबा सत्र भी होता है, ठीक है। इसमें जो है देश का बजट पेश किया जाता है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है दूसरा, ये है आपका मानसून सत्र, है ना। मानसून आता है जुलाई सितंबर वाले महीने में, साल का दूसरा सत्र होता है। इसमें लोक महत्व के विधेयकों पर चर्चा होती है। फिर आता है आपका शीतकालीन, ये होता है आपका एंडिंग या फिर क्लोजर सेशन, ठीक है। ये विंटर सेशन है, नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, साल का तीसरा है और सबसे छोटा सत्र भी होता है। इनके बारे में एक और चीज याद रखना, जो नियम होते हैं कि 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। साल में कम से कम 2 बार मिलना तो जरूरी है, मतलब कि 3 में से कम 2 सेशन तो होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखो बच्चे, 3 सेशन होते हैं किसके, हमारे संविधान के, ठीक है, याद रखना बच्चा, संसद के, सॉरी। अगला है आपका कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। देखो, कार्यपालिका का मतलब है आपका सामान्य भाषा में हमारी सरकारें, जो हमारे गवर्नमेंट है बच्चे,
ठीक है। और न्यायपालिका का मतलब है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हमारे हाई कोर्ट्स, है ना, यही हमारा जुडिशियल सिस्टम है। तो ये जो सरकार है जो कि काम कर रही है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है ना, कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है इनके कोई भी जो हित है ना, इन दोनों का जो है फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। बेसिकली यही इसका मतलब है कि कार्यपालिका अपना काम अकेले मतलब करते रहे, है ना, और उस पर निगरानी बनाने के लिए जो है आपका न्यायपालिका रहे। तो इन दोनों के जो हित है ना वो आपस में मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो दोनों मिल करके जो है देश को लूट डालेंगे, है ना। इसीलिए जो है दोनों के हितों को, दोनों के कामों को जो है आपका सेपरेट रखा गया है। इन दोनों का पृथक्करण सेपरेशन, है ना, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे में ना करें, किसी भी तरीके के हित जो है वो आपस में इनके ना जुड़े, ताकि अपना जो है सेपरेटली काम कर सके, ठीक है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका इन दोनों का पृथक्करण की बात करता है बच्चे आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 एग्जैक्टली है क्या? आर्टिकल 50 है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखना बच्चे इसे, डीपीएसपी। देखो सारे ही बता देती हूँ आपको। आर्टिकल 44 में आपका क्या आता है कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता जैसे कि लागू करने वाला अभी 2025 में भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड, ठीक है। और अभी जो है उत्तराखंड के बाद गुजरात भी जो है आपका तैयारी में है, गुजरात भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। उसके बाद आपका आर्टिकल 48 है बच्चे। आर्टिकल 48 में आपका क्या आता है कि जो गाय हैं, बछड़े हैं या फिर जो दुधारू जानवर है ना, उनकी हत्या पर, उनके वध पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गांधीवादी जो है आपका ये विचारधारा वाला डीपीएसपी है। उसके बाद 50 मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, दोनों का सेपरेशन। आर्टिकल 51 क्या कहता है, जो कि आजकल थोड़ा सा ज्यादा चर्चाओं में भी रहेगा, है ना, क्योंकि बच्चे इंटरनेशनल क्यूज आपका आप लोगों ने देखा किस तरीके से अमेरिका ईरान जब लड़ रहे थे, है ना, उस दौरान जो है उसका इफेक्ट हमने अपने देश में देखा। तो इंडिया को ये डायरेक्शन दिए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि तुम्हें पीस और हार्मनी को जो है आपका क्या करना है, प्रमोट करना है। आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए काम करना है। लड़ाई नहीं करनी है बेसिकली, है ना। तो ये आपके क्या है, सारे के सारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अगला है भारत में सिंगल सिटीजनशिप। ये किस देश से ली गई है सिंगल सिटीजनशिप? ये हमने लिए बच्चे यूके यानी कि ब्रिटेन से। अच्छा, हमने बाकी देशों से भी बहुत कुछ लिया है, जैसे कि हमारे बच्चे ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है, मैंने आपको बताया था। रूल ऑफ लॉ भी हमने यहीं से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यहीं से लिया है। अमेरिका से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ली है वो है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है। आयरलैंड की अगर हम बात करें, आयरलैंड से जो हमने लिया है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कनाडा की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो कनाडा है ना बच्चे, यहाँ से हमने जो है आपका केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ना, हर स्टेट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एजेंट बैठाया रहता है, जिस एजेंट को कहते हैं गवर्नर। तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंटर के द्वारा की जाती है हर एक स्टेट में, ठीक है। ये जो है हमने कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया, समवर्ती सूची। बेसिकली एक ऐसी सूची, इसके अंदर वो टॉपिक्स होते हैं जिसपे राज्य की सरकारें भी कानून बना सकती है और केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। जर्मनी से हमने लिया कि जब भी इमरजेंसी लगेगी, कुछ हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। सोवियत रूस यानी कि यूएसएसआर, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से हमने ये लिया है कि अगर संविधान में बदलाव करना हो, संशोधन करना हो तो कैसे करेंगे, प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिया है। फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस से बचे हमने ये जो 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में है, प्रस्तावना, ये है आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। ये जो 3 शब्द आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में देखते हो, पहले पन्ने पे देखते हो, ये हमने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से लिया है, उनके संविधान से लिया है। उसके अलावा बच्चे हमारे भारतीय संविधान का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आता है एक कानून से, जो कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहां से हमने बहुत सारी चीजों को बोरो किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या किया है हमने? उधार लिया है। अगला बच्चे राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपका चर्चाओं में है, मिस्टर सीपी राधाकृष्णन। कौन है? मिस्टर सीपी राधाकृष्णन जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक
कंपैरिजन बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कंपैरिजन है बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बीच में जो है आपका ये कंपेयर करने वाली टेबल है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ बच्चे। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है आपका आर्टिकल 52 में आता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में आता है, ठीक है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपका वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनका कमांडर होता है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये जो है आपका सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारे कंट्री में, है ना। मतलब होते तो अलग अलग स्टेट में है, लेकिन जो पावर लगभग जो है आपका जो काम राष्ट्रपति का होता है लगभग वही काम जो है आपका राज्यपाल का भी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे आपका दूसरा जो आता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखो अगर हम बात करते हैं ना राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना ये होता है आपका वोटिंग से, है ना। वोट दिया जाता है, जो आपके एमपीज होते हैं वो वोट करते हैं, जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं, और सभी के द्वारा वोटिंग की जाती है, तब जाकर के जो है आपका राष्ट्रपति चुना जाता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल में जो है आपका जो चुना जाता है ना, इसमें बचे आपके बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट। जो राज्यों की जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो इसमें मतलब कि हमारे एमएलए उसमें हिस्सा नहीं लेते, बल्कि सिर्फ जो है आपके जो एमपीज हैं वही हिस्सा लेते हैं ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपका दोनों के इलेक्शन में आता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है आपका मिनिमम 35 की एज लगेगी, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो है आपका 35 की लगेगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका आता है रिमूवल प्रोसेस। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, प्रेसिडेंट को हटाना है तो कैसे हटाना है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट को अगर हमें हटाना है ना तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की प्रोसेस। इसमें आपका क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई जो भी पात्रता है, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो हमारा राष्ट्रपति महोदय काम एक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये पर कुछ असंवैधानिक काम कर रहे हैं, है ना, तो हम उनको हटा सकते हैं। उसके लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है जो कि आपके संसद में चलेगी, ठीक है। तो ये इसमें बच्चे आपका क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी की वोटिंग जरूरी होती है। इतने लोगों को वोट करना होता है। अगर इतने लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति को हटाओ, तो राष्ट्रपति हट जाएगा। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका रिमूवल की जो प्रोसेस है, रिमूवल बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा ओनली। देखो बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पदेन सभापति है राज्यसभा का, तो अगर कभी भी राज्यसभा के सभापति को या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो, है ना, तो एक जो है आपका एक प्रपोजल आता है ना, उसे इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता, बस एक प्रपोजल आता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है, इनको हटाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रपोजल आता है, और प्रपोजल आता कहाँ पे है, ये आता है आपका राज्यसभा, ठीक है। पहले वो राज्यसभा में आएगा, उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद सहमति के लिए, है ना, एक जनरल सहमति के लिए जो है आपका वो लोकसभा के पास में जाएगा। तो ये अभी आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में हुए थे। अब ये उस समय जो है आपका चुनाव 2024 में हुआ, तो 25 में जो है आपका जो भी एग्जाम्स हुए वहां पे जो है आपके ये क्वेश्चन आपके बनना तो तय ही था, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन बना। तो अभी बेसिकली आपको क्या याद रखना है, अभी जो सरकार चल रही है उसके बारे में, है ना। क्योंकि बच्चे अगर आप स्टैटिक जीके को देखोगे तो स्टैटिक जीके में ये नहीं है कि बस हमने जो लिखा गया है, जो हो चुका है वही देखना है, हमें लगातार जो है अवेयर रहना भी जरूरी है कि इंडियन पॉलिटिक्स का जो करंट सिनेरियो है वो किस तरीके से बदल रहा है, कि कोई अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किया गया है, कोई नया संवैधानिक संशोधन किया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नारी वंदन वाला, है ना, वो क्या है, नया संवैधानिक संशोधन के जरिए एक नया जो है आपका प्रोविजन जोड़ा गया है कि वुमेन्स को भी जो है आरक्षण दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें जो है बदलती है। अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दें, है ना, हिस्ट्री को अगर हम छोड़ दें तो पॉलिटी भी जो है आपका चेंज होता रहता है, आपका जियोग्राफी भी जो है आपका चेंज होता रहता है ना, चीजें जो है आपकी वो बदलती रहती हैं। तो अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ रहे हो, लेकिन करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका पॉलिटिकल सिनारियो, इतनी बड़ी घटना जब 5 साल बाद होती है, लोकसभा का चुनाव हमारे देश में 5 साल के बाद होता है ना, तो उससे क्वेश्चन ना बने ये तो हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बनाया था यूपीपीएससी ने कि कितने फेजेस में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में हमारी जो गवर्नमेंट अभी है ना,
उसका जो रिजल्ट था 2024 में जब इलेक्शन हुआ था, तो क्या क्या हमें याद रखना है। देखो सबसे पहले तो बच्चे याद रखना कि हमारे लोकसभा में जो है आपका टोटल 543 मेंबर्स हैं जिन पे की चुनाव होता है, 543 पे, ठीक है। 543 पे जो है वैसे 550 सीटें हैं, लेकिन जिन पे चुनाव होता है वो है आपकी 543, ठीक है। अब देखो कि अगर 543 टोटल सीटें हैं, इसमें अगर हमें सरकार बनानी है तो मैंडेट के लिए या फिर मेजोरिटी के लिए हमें लगभग 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका थ्रेशोल्ड है, इतना चाहिए। अब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखो तो इनको जो है 272 सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने जीती 240 सीट, ठीक है। कितनी जीती? 240 सीट जीती, ठीक है, जो कि पिछली बार से 2019 में जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तो अपने अपने दम पे सरकार बनाई थी, 303 से जो है आपका ये जीत गए थे, ठीक है। तो बीजेपी जो है आपका 240 सीट जीती। अब आप कहोगे कि तो वर्तमान में सरकार तो जो है बीजेपी की है ना, ज्यादा सीटें उन्हीं के पास में है। तो अब बच्चे इन्होंने क्या किया, इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। तो एनडीए अलायंस जिसके बेस पे, जिसके दम पे अभी सरकार बनी है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो 16 सीटें जो है आपके तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी है ना, दक्षिण भारत की पार्टी है, उन्होंने दी हुई है। और जनता दल, वो जो नीतीश कुमार वाली जो पार्टी है बिहार की, उन्होंने जो है 12 सीटें दी हुई हैं। तब जाकर के जो है एनडीए जो है अपनी सरकार बना पाया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो कितनी होती है मैंडेट के लिए? 272 सीटें जो है होनी चाहिए थी, उसमें से जो है बीजेपी ने 240 सीटें आई और बाकी जो है उन्होंने फिर दो पार्टीज के साथ में अलाइन कर दिया है ना, उनके साथ में जो है इनका गठबंधन हो गया। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी बेसिकली बच्चे उस निकाय को कहा जाता है जो निकाय किसी कानून के बाद में बनता है। पहले एक्ट बनता है और फिर जो है आपका वो निकाय बनता है, उस बॉडी को स्टैट्यूटरी कहा जाता है। इनमें से आपका जो लेबर कमीशन है ना, लेबर कमीशन जो है आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हम नीति आयोग की बात करें, इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, ठीक है। नीति आयोग, योजना आयोग पहले योजना आयोग ही था और फिर जो है आपका ये 2015 में नीति आयोग बन गया। तो बेसिकली किस तरीके का निकाय है ये? आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, एडवाइजरी बॉडी भी इसे कहा जा सकता है। तो सरकार के लिए काम करती है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। जो आपका फाइनेंस कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, 280 में आता है, तो ये जो है आपका संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग। अब एक एक करके थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी मेन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये आपका कानून आया था 1934 में, तब जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद में आपका आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी 1992 में जो है आपका यह अधिनियम आया था, तब जो है आपका सेबी बना था। उसके बाद जो है आपका है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो हमारे आधार कार्ड पे लिखा रहता है ना, UIDAI, तो ये जो है आपका बना है 2016 का आधार एक्ट है ना, उसके बाद में बना है। उसके बाद में आपका NHRC है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, 1993 में जो है एक्ट आया था, तब आपका ये बना था। आपका है NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर अधिकरण, ये 1910 में आया था बच्चे, NGT अधिनियम, ठीक है। फिर आता है आपका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका जो है आपका 1997 का एक्ट है। तो ये सारी की सारी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनको याद रखना। पहले कानून आया, फिर जो है आपका ये बना। उसके बाद बच्चे आपका आता है फसाए, जो कि सभी को फंसा रहे हैं आजकल। तो बेसिकली जो आपका फूड सिक्योरिटी के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई है, इसके लिए भी जो है एक अधिनियम आया 2006 में, तब जाकर के जो हमने फसाई बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपकी बॉडीज हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बनाया गया है किसी कानून को पास करने के बाद, इसीलिए इनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। इतने याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ टैक्सेस बच्चे आपके ऐसे हैं, जैसे कि SGST यानी कि स्टेट GST, उसको वसूलेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके पास जाएगा। जो CGST है, CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक होता है इंटीग्रेटेड GST, है ना, जो कि दोनों के द्वारा जो है आपका कंबाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है और किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी है। उसके अलावा जो बाकी राजस्व है, जो बाकी रेवेन्यू है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल कर रही है, उसमें से कितना % है जो कि राज्य को देना चाहिए? ये डिसीजन होता है बच्चे किसका? हमारे फाइनेंस कमीशन का।
ये वित्त आयोग यही तो काम करता है, बंटवारे का काम करता है। अच्छा, जो रिसेंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। जो 16वां वित्त आयोग है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, ठीक है। तो 16 वित्त आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे ये। 2026-27 से लेकर के इनके जो रिकमेंडेशन है 26-27 से लेकर के 2030-31 तक जो है आपकी चलेंगी। 30-31 से पहले जो है आपका फिर 17वां फाइनेंस कमीशन बनेगा। लेकिन अभी जिस ईयर में हम लोग हैं, अभी जो है इनकी रिकमेंडेशन चल रही है, इनकी जो है जो सुझाव सरकार को उन्होंने दिए हैं वो चल रहे हैं। देखो इन्होंने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1 फरवरी 2026 को संसद में जो है आपकी रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद इन्हीं की जो रिकमेंडेशंस है वो सरकार जो है आपकी इंप्लीमेंट कर रही है। तो जो ये आपका राजस्व का बंटवारा हो रहा है, टैक्स का जो बंटवारा हो रहा है, राज्यों को इतना परसेंट दिया जाएगा, स्टेट को इतना परसेंट दिया जाएगा, इसमें इन्होंने क्या रिकमेंड किया ये भी याद रखना जरूरी है। तो इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया बच्चे। जो पहले जो इससे पहले 16वें से पहले 15वां जो फाइनेंस कमीशन बना था ना, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसी को इन्होंने रिपीट किया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि केंद्रीय करों जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है उसके बंटवारे में योग्य पूल में राज्यों का जो हिस्सा है वो है आपका 41%, है ना। 41% स्टेट और बाकी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पहले से भी 41% था। अगर आप देखोगे कि 41% में कहाँ पे जो है आपका पैसा दिया जाता है, कहाँ पे किस किस सेक्टर में कितना बंटवारे किया जाता है, तो इसमें आपका जैसे कि इनकम डिस्टेंस है ना, पॉपुलेशन जो है आपका पॉपुलेशन डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस है, आपका फॉरेस्ट है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है, ये सब कुछ जो है आपका देखा जाता है। उसके बाद जो है 41% को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। क्योंकि 41% ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में बराबर बांट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी राज्यों, अगर सोचो 100 रुपए मेरे पास है और मैंने जो है सभी को बराबर बांट दिया, क्योंकि हर स्टेट जो है वो अलग तरीके की नीड रखता है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, तो डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, किसी की जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या ज्यादा है तो उनको पैसे की ज्यादा जरूरत है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, तब जो है फिर राजस्व का बंटवारा किया जाता है। तो ये पहले से ही जो है रिकमेंडेड चीजें हैं। जो हमारा 16वां वित्त आयोग है उन्होंने कोई नई चीज नहीं रिकमेंड करी है, ये भी याद रखना। तो ये बच्चे आपका 41%, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखो भाई मैं आपको सारे पार्ट ही बता देती हूँ, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 25 पार्ट्स है। पार्ट्स हिंदी में कहते हैं हम भाग, है ना। टोटल कितने हैं, ये हैं आपके 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स है, ठीक है। देखो भाई इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। एक तो मैंने सबसे शुरुआत में आपको पढ़ाया था, ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर सिटीजनशिप आता है आपका पार्ट 2 में। फंडामेंटल राइट आता है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी आता है। पार्ट 4 की ए में फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। पार्ट 5 में जो है आपका यूनियन आता है। पार्ट 6 में जो है आपका स्टेट्स आता है, ठीक है। यहाँ पे तक हो गया। उसके बाद में जो है आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 9, ये आपका पंचायत है। इसको हमने बाद में जोड़ा, पहले नहीं था, ठीक है। 243 से 243 तक। उसके बाद है पार्ट 9 का ए, द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 9 का बी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी बाद में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये तो है ही आपकी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है चुनाव। अभी जो क्वेश्चन आया था ये है आपका 15। देखो इसमें है बच्चे आपका इलेक्शंस 324, निर्वाचन आयोग है, कैसे चुनाव होगा, कैसे कुछ भी जो आपको चुनाव से संबंधी है वो है आपका पार्ट 15 में, ठीक है। भाग 15 में इलेक्शन संबंधी प्रावधान दिए गए जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर आता है बच्चे आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषाएं हैं, वो कौन से भाग में है, भाग 17 में है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, कि कभी आपातकाल लगाया जाएगा तो कैसे, तो ये आता है आपका 352 से लेकर के 360 तक। राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सब कुछ इसमें आता है, ये आपके इमरजेंसी, ठीक है। तो और उसके बाद में आता है आपका भाग 20। भाग 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 368, कैसे संविधान में चेंजेस किए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिनको आपको याद रखना। देखो ऊपर के 6 तो मैंने आपको कहा कि इनको तो रट लो, बहुत बेसिक से है ना। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड आपके पार्ट्स है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है।
अगला बच्चे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे लोकसभा यानी कि 1951 कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था, इनको बनाया गया था लोकसभा का पहला अध्यक्ष। अच्छा, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार 14 to 18 बिल्कुल सही है। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अभी बताया था आपको, ये भी आपका सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका ये 25 में आता है बच्चे ना, 25, 26, 27, 28 इन चारों में आता है। ये 23 और 24 क्या है? ये होते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है आपके? शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, इसमें आता है आपका 23वां और 24वां। ये बच्चे आपको याद रखना है, ये आपका शोषण के विरुद्ध। बाकी धर्म की स्वतंत्रता जो है आपका 25 से स्टार्ट होता है और 28 तक जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है ना। ये आपके क्या है? सारे के सारे फंडामेंटल राइट है। ये हो गया आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट। अब देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि कमीशन के पेपर के पैटर्न में ये जरूर याद रखिएगा कि वो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देगा, जो चीज आपकी चर्चाओं में है ना, कुछ भी हो रहा हो। जैसे कि अभी जो है राज्यों में जो है आपके इलेक्शन हुए, तो पॉलिटी में वहां से रिलेटेड, राज्यों के इलेक्शन से रिलेटेड, वहां पे कौन जो है आपका राज्यों में जो है आपके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर के जो पद हैं उनके बारे में, उनके आर्टिकल्स के बारे में। तो जो भी चीजें आपकी चर्चाओं में चल रही हो, जो भी चीजें आपकी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा हो, उसके लिए अवेयर रहना है आपको, है ना, क्योंकि इस तरीके के जो आपके पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि स्टैटिक जीके से कम और करंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड है, उन चीजों के बारे में आप लोगों को अवेयर रहना है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जो है करंट अफेयर पढ़ते रहिए। देखो, ठीक है, पढ़ते रहिए। पिछले 1 साल जब से जो है आपकी डेट अनाउंस शुरू की है, जब से यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तब से तो जो है आपका सारे का सारा जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी जो है पॉलिटिकल सिनारियो में चल रहा है हमारे देश में, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ आपको पॉलिटिकली पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये है आपका कि 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। अरविंद पनगड़िया जो है इसके अध्यक्ष है ना, तो ये बिल्कुल सही है बच्चा, दोनों ही जो है इसके आपके सही है। अरविंद पनगड़िया को इसके हेड के रूप में चुना गया था और 2024 में जो है आपका बना था। 2025 में इन्होंने क्या किया था, अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी थी राष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA ये कब जो है आपका पारित हुआ था? देखो, अब ये जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है DIPA वाला, दीपा एक्ट इसको कहते हैं ना, DIPA वाला जो आपका एक्ट है बच्चे, ये आपका 1946 का है और ये भी इन्होंने एक एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जो है आपको ज्वाइन करना है और इससे पहले भी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए बच्चे जितने भी सेशन मैंने लिए हुए ना आपके यूट्यूब पे, सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जाइएगा वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए। और उसके अलावा जो बच्चे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का जो नॉन टेक्निकल का हिंदी वाला और जीके वाला जो पार्ट है वो तैयार करना चाह रहे हैं, तो ये बच्चे आपका यूपीपीएससी नॉन टेक्निकल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेकेडीजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है इसकी आपको एक अलग सा कोर्स बना हुआ दिख जाएगा। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है और एक बार जरूर विजिट कीजिएगा मेकेडीजी मैकेनिकल पे। और कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जो कि पहली बार चैनल पे विजिट कर रहा है, पहली बार जो है हमारे माध्यम से यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन को ज्वाइन कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में हम लगातार आपको यूपीपीएससी से रिलेटेड चीजें देने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आपका जो समय है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपको किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।